गांधी ने इस मामले को लेकर एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने 2 शब्दों के माध्यम से चुनाव आयोग पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग, यहां उन्होंने आयोग को कोट किया है। कांग्रेस ने ईवीएम मिलने के बाद चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और कहा कि इस मुद्दे पर आयोग को निर्णायक कदम उठाते हुए आशंकाओं को दूर करना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने कहा कि सभी राष्ट्रीय दलों की ईवीएम के इस्तेमाल का गंभीर पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। इसके अलावा राहुल ने हिंदी में किए अपने ट्वीट में कहा कि उनका संघ हमले करना सिखाता है, जबकि अहिंसक सत्याग्रह किसान को निडर बनाता है। हम संघ का सामना मिलकर करेंगे। तीनों कृषि व देश विरोधी कानून वापस करा के ही दम लेंगे। वहीं इससे पहले राहुल गांधी की अमेरिका के पूर्व डिप्लोमेट के साथ की गई बातचीत को लेकर भी बीजेपी ने खूब विरोध जताया था। राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं कि वे विदेश में भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस समय चुनावों के मद्देनजर काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और वे लगातार सरकार, संघ और ईसी को अपने निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी के तमाम बयानों पर आ रही प्रतिक्रियाएं सुनिए आप। उनको समझ नहीं आ रही है और वो लोग प्रश्न उठा रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में देश के खजाने को लूटा। 12 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से लूटने वाले आज प्रश्न उठा रहे हैं, अगर जीएसटी किसका प्लान था, कौन लाना चाहता था? आप तो व्यस्त थे कॉमनवेल्थ घोटाला करने में, आप व्यस्त थे कोयला घोटाला करने में। फाइलें रुकी रही, देश रुका रहा। नरेंद्र मोदी जी के आने बाद निर्णय हुए हैं और एक भी आरोप आज भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर करप्शन का नहीं है। हमारे वहां कहावत है, छज्जता बोले छाननी क्या बोले। वो छाननी जिसके इतने छेद हैं, जिन पर असंख्य घोटालों के आरोप हैं और खुद राहुल गांधी धोखाधड़ी जालसाजी के आरोप में जमानत पर हैं, वो दूसरों को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। को भारत की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। अब उसी वजह वो गाते हैं वो, परंतु वो ये भूलते हैं कि आज देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस का फ़ायदा लेते हैं, उनको कवर मिलता है। वो ये भूलते हैं कि देश के अंदर लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों को भारत प्रधानमंत्री जी की जो सम्मान निधि का योजना है उसके अंतर्गत लाभ मिलता है। देश में लगभग 2.5 करोड़ लोगों को सिर पे छत मिल गई है। देश में हर घर के अंदर शौचालय पहुंच गया है। देश के अंदर आज सड़कों का अंबार लग गया है। ऐसा कभी 70 साल में हुआ नहीं, जितने पुल और सड़कें पिछले 5 सालों में बनी है। तो असल में क्या है कि राहुल गांधी अपनी न्याय की योजना गाते हैं, उसका फर्क पड़ना नहीं। देश की जनता जानती है कि कौन सी पार्टी और कौन सी सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है। डीजल पेट्रोल की कीमत तो निश्चित तौर से आसमान छू रही है। सरकार गैर जरूरी तौर पे, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी कीमत नहीं है, देश के लोगों से जबरदस्ती टैक्स के नाम पर डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर उनसे पैसा वसूल कर रही है। और कांग्रेस पार्टी की तो न्याय योजना पुरानी योजना है कि हम गरीब आदमी को 6,000 रुपये महीना देंगे। तो वही बात राहुल गांधी ने कही है कि जहां हमारी सरकारें आएंगी वहां पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आज तक जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे भाजपा सरकार उनके नाम बदल ले, स्वच्छता योजना, निर्मल योजना, सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी विद्युत योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना, तमाम योजनाएं अगर आप देखेंगे जो रूरल एरिया में लगभग 21 से 22 चलती हैं, जो सेंट्रल की हैं, वो सब कांग्रेस की दी हुई हैं। अगर वो पार्टी ये बोले कि हम न्याय योजना लेकर आए हैं और वो डायरेक्ट गरीब के अकाउंट में जाएगा 72,000 लगभग, और वो भी महिला के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कांग्रेस मुखिया जो घर का है वो एक महिला को मानती है और उसके अकाउंट में जाने की बात कही गई है। और दूसरी तरफ जीएसटी है, नोटबंदी हुआ, और जो राहुल जी ने भी बोला कि डीजल और पेट्रोल के जरिए आप पैसा ले रहे हैं। भैया, आप एक्साइज ड्यूटी के नाम पे
मैक्सिमम प्रदेशों में भाजपा की सरकार है, आप लगभग 20 से 22 रुपए टैक्स के रूप में उगाही कर रहे हैं। 30 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। लगभग अगर 100 रुपए का पेट्रोल है तो आप 50 से 60 रुपए सिर्फ और सिर्फ टैक्स ले रहे हैं। आप कहिएगा कि जीएसटी तो आप भी ला रहे थे, हम जीएसटी 14.5% का स्लैब लेकर आए थे, आप 28% तक लेकर गए हैं। और जिस तरह आप लोगों का पैसा उगाने का काम कर रहे हैं, आप बताइए पेट्रोल डीजल और जीएसटी लगाने से किस गरीब का फायदा हुआ? अगर अडानी को फायदा निश्चित तौर से हुआ, इस लॉकडाउन में हुआ। आपने डीजल और पेट्रोल के नाम पर 21 लाख करोड़ रुपए जमा किए, क्या आपने गरीबों को बांटे? राहुल गांधी जी तो साफ कह रहे हैं कि मैं अगर पैसा अगर एनपीए से लेकर आऊँगा और यहाँ से मैं लेकर आऊँगा और इन गरीबों को मैं 72,000 रुपये दूंगा, तो मोदी साहब क्यों नहीं बता रहे हैं कि जो सिर्फ कांग्रेस को गाली देने का काम करते हैं? आप कहिए ना कि आप 21 लाख करोड़ रुपए जो डीजल और पेट्रोल से कमाए हैं वो किस गरीब के खाते में आपने डलवाने का काम किया? निहितार्थ देखिए, निहितार्थ क्या है? 5 दशक की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। विकास क्या होता है फिर? इसमें लोगों का चेहरा न मिले। किसको छोड़ा आपने? मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग, निम्न वर्ग। पेट्रोल डीजल की कीमतों और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 1,75,443 ਸਮਾਰਟਫੋਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। इन दिनों विधानसभा चुनाव है 5 राज्यों में और इन विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राहुल गांधी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और वो लगातार संघ सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोल रहे हैं। साथ ही जितने भी चुनावी घोषणा पत्र इस समय भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जारी किए जा रहे हैं उनको लेकर भी राहुल गांधी अपनी प्रतिक्रिया बराबर दे रहे हैं। इसको लेकर इस समय सियासत गर्म है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस आमने सामने है। इसी मसले पर चर्चा के लिए अजय वर्मा जो कि कांग्रेस से हैं इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजय जी, स्वागत करती हूं आपका एएनबी न्यूज पर। और सर, सीधा सा सवाल है, असम में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में जिस तरीके से ईवीएम मशीन रखी मिली उस पर चुनाव आयोग अपनी सफाई ऑलरेडी पेश कर चुका है। उसके बावजूद लगातार राहुल गांधी इस मसले को जोर शोर से उठा रहे हैं, वजह जान सकते हैं आपसे? देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। चुनाव आयोग को मोदी जी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ देखिए जबरदस्त तरीके से ली है सारी, जबकि संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और देश की सरकार को इस वक्त देखना चाहिए कि देश में हालात कोविड के कितने खराब हो गए हैं। महंगाई की मार हो गई है, बेरोजगार से खत्म हो गए, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी खत्म हो चुका है, देश टूटने की कगार पर, चाइना अंदर घुस गया है। और आप केवल चुनाव में नगरपालिका जैसे नगरपालिका के चुनाव जीतने के लिए जाते हैं उसमें लगे हुए हैं। राहुल जी ने अगर कहा है और हमने जो कहा है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां भी चुनाव में होता है वहां ईएनईए जितनी भी मशीन है, ईवीएम मशीन, वो बीजेपी के लोगों के पास ही तो मिलती है। क्वेश्चन मार्क है, उन्हीं की गाड़ी में उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के ऑफिसर, उन्हीं के एमएलए, उन्हीं के नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो असम का चुनाव हो, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग इस वक्त अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं कर रहा है, हेमंत बिस्वा के ऊपर जो 48 घंटे का जबकि धमकी दी गई, अगर किसी और पार्टी के नेता ने किसी को इस तरह के शब्द यूज किए होते चुनाव आचार संहिता के तहत, तो उसको मैं कहता हूँ 48 घंटे नहीं, परमानेंटली उसको उस पर बैन लगा दिया जाता। 48 घंटे के बाद 24 घंटे कम करके किसके आदेश से करे गए? क्या चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है? अब ये केवल जो एकल स्वामित्व की सरकार है देश में, मोदी सरकार, एकल स्वामित्व, जहां आदमी बड़ा हो जाता है और पार्टी छोटी हो जाती है तो वहां तानाशाही का उदय हो जाता है। 2014 में
देश के लोगों से जब वादा, अब ये 5 राज्यों के स्टेट जो के चुनाव जो है, ये देश की जनता ये चाहती है कि महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महिला सुरक्षा के ऊपर, काले धन के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर, गैस सिलेंडर के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर जो बर्निंग समस्या है, जो देश की समस्या है, जो हालात है, जो 10 ट्रिलियन की जीडीपी का वादा था -6 में चल रही है, महंगाई दर सर्वोच्च उच्चतम स्तर पर है। आज आलू की कीमत, दाल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, गैस सिलेंडर की कीमत, तेल की कीमत, कच्चे तेल, सारे तेलों की कीमत देखिए किस तरफ आई जा रही है, जबकि कच्चे तेल की कीमत आप लोग उठा कहाँ रहे हैं सर? अमेरिका के एक पूर्व डिप्लोमेट के सामने, जिनके सामने ये तमाम बातें रखने से यहाँ के चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि थोड़ी रणनीति बदलनी चाहिए राहुल गांधी को, और ये सारे के सारे मुद्दे देश की जनता के बीच में उठाए जाने चाहिए? तो ये सारे मुद्दे जनता के बीच उठा रहे हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में आप नहीं है, कुछ गोदी मीडिया का चैनल है, उन्हें फुर्सत ही नहीं है, उन्हें केवल मोदी 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 जो फंड है ना, फंड में समझता हूँ किस चीज का, जो इन्होंने अपने प्रचार के ऊपर जो आरटीआई से जवाब आया 80 अरब रुपए का, और जो गैर और तरीके का जनाब का फंड है वो तो अलग है। तो ये गोदी मीडिया जो है, इसे ये फुर्सत नहीं है कि महंगाई पे दिखाए, देश की समस्याओं पे दिखाए, वर्तमान परिस्थिति बंगाल की दिखाए, किस तरह से वहां बांटने का काम, सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। अब बहुत जबरदस्त सारी चीजें हैं, और लेकिन फिर भी उसके बाद ये चीजें नहीं हो रही हैं। तो हम लोग विपक्ष लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ध्यान रख के सारी चीजें उठा रहा है, तो कोई बता नहीं रहा। हम अपने प्लेटफॉर्म पर, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्लेटफॉर्म पर, राहुल जी के ट्विटर अकाउंट, प्रियंका जी के ट्विटर अकाउंट, अजय वर्मा के ट्विटर अकाउंट, कांग्रेस के जितने यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और बिंग, उन सबके प्लेटफॉर्म पर हम ये मुद्दे उठा रहे हैं। हम धरना, प्रदर्शन, विरोध सड़कों पर, स्टेट लेवल पर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां ये तो बेहद अच्छी बात है सर कि आप एक विपक्ष की सही भूमिका निभा रहे हैं, आप सक्रिय हैं, चलिए आप नेशनल लेवल पर ये तमाम मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन जब आप किसी विदेश के प्रतिनिधि के सामने ये बातें रखते हैं, वहां के किसी पूर्व अधिकारी कर्मचारी के सामने ये बातें रखते हैं, तो ये दांव आप पर ही उल्टा पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब जब राहुल गांधी ने बात कर ली, उसके बाद कल से यही चर्चा छिड़ी हुई है कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, वो गलत चित्रण पेश कर रहे हैं दूसरे देशों के सामने। राहुल जी तो देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। जब संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के शक्तिशाली डिग्रीधारी प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर ये कहते हैं कि मुझे इंडिया में शर्म आती है, वो आपने बयान सुना हो आपने, और किस तरह से भारतवंशियों को हराने के लिए अब की बार ट्रंप सरकार, ये ट्रंप के एजेंट के रूप में गए थे या भारत के प्रधानमंत्री के रूप में गए थे, और क्या आपको मिला? तो तब बदनामी नहीं होती है, तब देश की चाइना के सामने सिर झुकाता है जब देश की बदनामी की नहीं होती है। एक राहुल गांधी तो एक सिंपल सांसद हैं, किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं है। अगर वो जनता के हितार्थ और देश के हितार्थ कोई बात अपनी चिंता कर रहे हैं, चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, महंगाई के ऊपर, ईवीएम के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, तो इसे चाहिए, इसे समझ लेना चाहिए। अगर मोदी जी 2014 से स्वयं के बूते पर एक भी राज्य, चाहे बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, गोवा, कर्नाटक, केरल, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हरियाणा नहीं जीते, और गुजरात में भी सीटें घटी। सहारा लेते हैं, दिखाते हैं, झूठ बोलो भाइयों बहनों मित्रों, झूठ उगाओ, झूठ दिखाओ और झूठ पे सो जाओ। ये इनकी रणनीति का पार्ट है। इनकी आईटी सेल भी ये काम करते हैं। देश की समस्याएं, लोग ये कहते हैं सारे देश के कि यही काम चल रहा है, देश की समस्याओं से इन्हें कोई सरोकार नहीं है, सरकार का दायित्व चुना नहीं है, और हिंदुस्तान में अब डेमोक्रेसी नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप डेमोक्रेटिक लागू हो गई है। ठीक है अजय जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, राहुल गांधी जब देश से जुड़े मुद्दों को अगर उठाने की कोशिश करते हैं, उठाने का प्रयास करते हैं, तो बीजेपी उन्हें इतनी जबरदस्त तरीके से घेर क्यों लेती है सर? देखिए, मैं तो घेरने की बात, विषय तो घेरने का नहीं है। विषय क्या है? श्री राहुल गांधी जी अगर किसी विषय को कहते हैं, क्या विदेश में जाके तो देश की शान बढ़ाते हैं, क्या अच्छा लगता है गांधी परिवार को? वैसे तो कहते हैं कि गांधी परिवार ने बलिदान दिया है, गांधी परिवार ने नट खाए हैं। प्रदीप जी, मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है सर, फौरन हाजिर होंगे।
68,000 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं। बताइए प्रदीप भटनागर जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि राहुल गांधी अगर जमीनी मुद्दों को उठाने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी उन्हें चौतरफा घेरने का प्रयास क्यों करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री राहुल गांधी जी को कोई घेरने की कोशिश नहीं करती है, उनकी मंशाओं पर सवाल उठाती है। देखिए, हमारे अभी वर्मा जी बड़ा अच्छा शब्द और बड़ी चीजों का डुप्लीकेट दिखा रहे थे बोल के, और मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रधानमंत्री के, देश के जो प्रधानमंत्री उनके इस तरह के संबोधन होना भी चाहिए। ये चरित्र में है कांग्रेस की। कहानी क्या है कि जो मछली बिन पानी तड़पती है, ये कांग्रेस का हाल है आज की तारीख में। सत्ता में नहीं है तो इनकी आवाज तो थोड़ी तिरमिलाहट रहती है। ठीक है, अच्छी बातें होनी भी चाहिए। देखिए, आप लोग जो प्रदेशों में जाके राहुल गांधी जी जो दिखाते हैं, दर्शाते हैं अपनी बातों को लेके, कहीं समझता हूँ कि जो गांधी परिवार से दायरे में हर चीज रखनी चाहिए। देखिए, आप प्रधानमंत्री वही हैं जो देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वही हैं जो देश की जनता को, जो गरीब को, किसान को, जो मजदूर को, जो गांव में सुविधाएं चाहिए थी, उसके लिए अगर काम किया, प्रधानमंत्री बुरे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दलित को दलित नहीं रहने दिया, किसान को उठा के ऊपर लिया है। अगर गांव को शहर की ओर मुंह कर दिया तो आज इनका वोट बैंक खिसक गया। इस डर के मारे ये भारतीय जनता पार्टी और श्री मोदी जी को आज ये अपने निशाने पे लेते हैं, मगर ये नहीं बताते कि श्री राहुल गांधी जी हर 3 महीने बाद कहाँ गायब हो जाते हैं। आप अच्छी बात है, आप बिल्कुल करिए, आप सरकार का आपका अधिकार है, विपक्ष में आप खूब उंगली उठाइए, मगर आप आसाम जाएंगे, पश्चिम बंगाल नहीं जाएंगे, पांडिचेरी जाएंगे, केरला नहीं जाएंगे। अरे आप सब आपका एक राहुल गांधी जी को मैं तो एक शब्द और जोड़ दिया, शायद वर्मा जी को बुरा लग जाए, श्री पप्पू जी उफ पनौती। पनौती इसलिए रख दिया है कि श्री राहुल जी जहां जाते हैं पनौती वाला काम करते हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं सर जैसे अभी हाल फिलहाल में जितने विधानसभा चुनाव हुए आपका ही झंडा फहर गया। आप तो इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे दिल्ली में आप जीत गए, जैसे महाराष्ट्र में आपकी सरकार बन गई, जैसे राजस्थान में आप जीत गए, जैसे छत्तीसगढ़ में आप आ गए, जैसे झारखंड आप जीत गए। देश के अंदर जितनी राज्य प्रधान मुख्यमंत्री हैं, एक भी सीट ना आए भारतीय जनता पार्टी पे गम नहीं है। केंद्र में सरकार ना आए गम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम है सरकार में आके जनता और देश के हित के लिए काम करने का, वो काम करेंगे। सत्ता का संभोग करना होता, जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था तो इनकी तरह दोगली राजनीति करके ऊपर आ सकता था, मगर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी रईसों की पार्टी नहीं है। आज कांग्रेस अपना चरित्र भूल जाती है, अपने आप को भूल जाती है, याद नहीं रखती है। मगर मैं फिर कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को, उसकी सरकार को कोई गम नहीं है, सारी सीटें चली जाएं, में ना आए, मगर जो देश हित में कार्य है करेंगे, चाहे वो कानून बनाने का हो या देश हित के लिए आगे बढ़ने का हो, काम करने का। ये नहीं कि देश में जाके देश का नाम रोशन करना चाहिए, ना कि उसकी बुराई करनी चाहिए। श्री राहुल गांधी जी को चीज को लेकर शर्म आनी चाहिए। एक इतने बड़े गांधी परिवार से आते हैं। जब मैंने ये सवाल किया था अजय वर्मा जी से, एक सेकंड प्रदीप भटनागर जी, जब मैंने यही सवाल किया था अजय वर्मा जी से कि सर ये बातें आप देश की जनता के सामने रखिए, आपको किसी और के सामने ये सब रखने की कहाँ जरूरत पड़ रही है, तो उन्होंने एक बात कही कि जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और कहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो किसका नाम रोशन हुआ? मैं यही तो कहना चाहता हूँ, आप खूब बुराई कीजिए, आप प्रधानमंत्री जी की खूब आप कार्टून बनाइए, मगर कम से कम देश के बाहर को उसकी शान बढ़ाइए। आज आपके देश के प्रधानमंत्री को हर जगह अव्वल नंबर आगे रखा जाता है, सलाह लेते हैं हर चीज में। आपने कोरोना को लेके प्रेरणा दी पूरे विश्व को, और आप विश्व में नंबर 1 हो वैक्सीन में। इस समय आप विश्व में नंबर 1 हो वैक्सीन में। आपको पूजा जा रहा है, पूरा विश्व पूज रहा है आपको, आपके डॉक्टर्स को पूजा जा रहा है देश के। और 80 देशों को आपके देश ने कोरोना की वैक्सीन सप्लाई करी है। कितने नाज की बात है। ये वही गरीब देश है जिसको पूछा नहीं जाता था, पीछे हमेशा देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का पीछे खड़ा था, थर्ड लाइन में, आज फ्रंट पे खड़ा होता है। अरे भाई, देश की शान के लिए तो काम कुछ कहना चाह रहे हैं अजय वर्मा जी, सुन लेते हैं उनकी बात भी। सर बताइए अजय वर्मा जी। बड़े ध्यान पूर्वक
झूठ के आंकड़े मैंने सारे सुने। अमेरिका में जाके ये बात कही कि मुझे भारत में पैदा होने में शर्म आती है। देश के प्रधानमंत्री का बयान मैं आपके चैनल पे वीडियो पे भेज दूं। और अब की बार ट्रंप सरकार, ये भी अमेरिका में कहा गया था, वो भारत की धरती नहीं थी। खैर, एक अखबार है द टेलीग्राफ, संसार का बड़ा प्रसिद्ध अखबार है, उसने कहा है लुक लाइक पीएम, स्पीक लाइक कमेंट्स मार बॉय, यानी प्रधानमंत्री के भाषण पर द टेलीग्राफ का एक शीर्षक है, दिखने में पीएम और बोलने में सड़क छाप लड़के जैसा लगता है भारत का प्रधानमंत्री। तो बड़ा देश का सर ये सम्मान के साथ चौड़ा करवा रहे हैं, 180 कंट्रियों में बात कर रहे हैं कि साहब सम्मान करा रहे हैं। ऐसा सम्मान देश का हो रहा है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा का बिल्कुल सर्वनाश करने पर तुल गए हैं। किस तरह की, जैसे गली मोहल्ले के चुनावों में गली मोहल्ले के नेता सड़क छाप लड़के भाषण देते हैं, ये महिला विरोधी सरकार के नेता, ये छात्र विरोधी, ये बेरोजगारी लाने वाली सरकार, ये महिलाओं के अपमान करने वाली सरकार, इनके चीफ मिनिस्टर महिलाओं का अपमान करते हैं, अपने शब्दों से कहते हैं, उनके कपड़ों के ऊपर छींटाकशी करते हैं। मध्य प्रदेश की इनकी कैबिनेट मंत्री महिलाओं के अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करती है। तो ये महिला विरोधी सरकार, ये गरीब विरोधी सरकार, ये देशद्रोही सरकार, ये हिंदू विरोधी सरकार। अभी आप महिलाओं की बात तो कीजिए मत अजय जी, माफ कीजिएगा, अभी आप महिलाओं की बात मत कीजिए। अभी कल ही आपके कांग्रेस विधायक के बेटे फंसे हैं, रेप का आरोप लगा है उन पर, तो अभी हम महिलाओं का टॉपिक छोड़ ही देते हैं। सर, इस टॉपिक पर तो मैंने बात करना ही छोड़ दिया है। ये टॉपिक तो हमेशा से बस राजनीति के लिए बना है। प्रियंका चतुर्वेदी चली गई सर आपकी पार्टी से। फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। दूसरी बात, आंकड़े की अगर बात कर रहे हैं कि भारत का नाम इन्होंने कमाया है, मित्रों, भाइयों बहनों, मित्रों, 18 दिनों में महाभारत का युद्ध जीता जाता है। आप ताली थाली बजाइए, दीपक जलाइए, हम 21 दिन में कोरोना को हरा देंगे। और उसके बाद 1 करोड़ से ज्यादा मरीज हुए और 1,60,000 से ज्यादा मौत हो गई। और अब इन्हीं मान्यवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी की वजह से 90,000, आज 93,000 केस है। पूरे देश में मौतों का आंकड़ा आज 531 है। और ये झूठ दिखाना, झूठे आंकड़े, झूठी वाहवाही, ना मुद्दों से भागना, बस चुनाव कैसे जीता जाए। उसके बाद भी बंगाल में 3 सीट वाले जब ईवीएम में घुसकर अंदर ये कहते हैं हम 200 जीतेंगे, तो जनता इन्हें आईना दिखाएगी। बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं, किस तरह से सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाले लोग, किस तरह से हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों को 3 सीटों पर ही रोक देंगे। पांडिचेरी में इनकी 1 सीट नहीं थी, वहां भी इन्होंने खरीद फरोख्त करा, धन के भंडार खोले, सरकार गिराई, लोग वहां भी इनको दिखा देंगे 1 सीट नहीं लाएगी। केरला में इनकी 1 सीट थी, इस बार वो भी छिन जाएगी। आसाम में इनकी 34 सीट थी, इस बार वहां के जब 25 लाख हिंदू लोगों का इन्होंने सदस्यता खत्म कर दी कि हम सीए लाएंगे, और असम में जाके बोलते हैं अब सीए नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? आपका पास अगर काले कानून किसानों के इतने अच्छे हैं, तो आपको देश के इन 5 स्टेटों में इन तीनों कानून के मुद्दों पर लड़ाई लड़नी चाहिए। भाई, इसके ऊपर वोट मांगे, नोटबंदी के ऊपर वोट मांगे, 28% जीएसटी पर वोट मांगे, बेरोजगारी पर वोट मांगे, जो देश में भूखमरी के कगार पे आपने 16 पायदान ऊपर कर दिया उस पर वोट मांगे, जो आपकी महंगाई इधर सर्वोच्च उच्चतम हो गई है उसके ऊपर वोट मांगे। लेकिन नहीं, वोट मांगेंगे आप हिंदू मुस्लिम पर, वोट मांगेंगे आप कश्मीर पर, जहां आज भी बम वर्षा हो रही है, लोग मर रहे हैं, केवल आपकी गलत नीतियों की वजह से मर रहे हैं। रोजगार आप देंगे नहीं, 14 करोड़ रोजगार छीन लिए, और बंगाल में कह रहे हैं मित्रों आपको नौकरी मिलेगी, मित्रों महंगाई कम कर देंगे, बंगाल को सुनार बंगला बनाएंगे। ये उस बंगाल को खत्म कर देंगे, वहां जातीयवाद सांप्रदायिकवाद जहर घोल देंगे। बंगाल में जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, ज्ञानवान प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर झूठ बोलते हैं, कहते हैं मैं बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में 20-22 साल की उम्र में जेल गया था। अरे भाई ठीक है, आप जेल गए थे, हम आपको सम्मानित कर रहे हैं, आप ये तो बता दो कौन सी जेल थी, कौन सा साल था, कौन सा ईयर था, और कब गए थे। पाकिस्तान पे लड़ाई करके लोहे महिला, आयरन महिला श्रीमती इंदिरा गांधी ने अटैक करके पाकिस्तान के टुकड़े करके बंगाल बनाया, तो पाकिस्तान से लड़ाई थी, तो आप पाकिस्तान की तरफ से जेल गए थे। कैसी शर्मनाक बातें देश के संवैधानिक पद पे बैठे लोग करते हैं। ये देश की जनता, देश के बुद्धिजीवी, देश के व्यापारी, देश के नौकरशाह सब लोग कहते हैं, लेकिन झूठ झूठ झूठ
झूठ बोलो, झूठ बोलो। ठीक है, बताइए प्रदीप भटनागर जी। मेरी बातों का लॉजिकल जवाब दें, तर्क का वितर्क से कुतर्क ना करें। मेरे बांग्लादेश के जेल के ऊपर जवाब दें, अमेरिका के ऊपर जवाब दें, जीडीपी पे दें, कच्चे तेल पे दें, नौकरी पे दें, रोजगार पे दें। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान में राहुल गांधी 70 साल पे ना जाए। अबे वर्मा जी, मुझे शुक्र है आप गल्फ कंट्री में नहीं रहते, आप पाकिस्तान में रहते। जितने शब्द आपने प्रधानमंत्री जी के विषय में आपने बोले ना, अभी तक आपको टांग दे जाता वहाँ पे चौराहे पे। वो 124 से इस्तेमाल आप कर रहे हैं हर एक के खिलाफ। 124 ए का दुरुपयोग देश में हो रहा है। पत्रकार बंद हो रहे हैं, बुद्धिजीवी बंद हो रहे हैं, अफसर बंद हो रहे हैं। देश की अगर गुनाह है तो ये गुनाह तो पूरा देश करता है। आप इस्तेमाल, मुझे एक बात आप कांग्रेस की भी ये समझ नहीं आती, आप मुख्य बिंदुओं पर डिबेट क्यों नहीं करते हैं? आप उस बिंदु से क्यों भागते हैं? आप लोग सारे प्रवक्ता एंकर की बातों का जवाब दीजिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मेरे बात का भी जवाब दूंगा, एंकर की बात का जवाब भी दूंगा आपको मैं, आपकी बिल्कुल बात का जवाब दूंगा मैं। अगर मैंने आज का जो विषय है ना राहुल गांधी जी को लेके, मैं तो उससे पूछना चाहूंगा कि कौन सी इन्होंने शान बढ़ा दी विदेश में जाके बोल के, आप इस विषय में बताइए। आपने जो प्रधानमंत्री कह रहे थे प्रदीप भटनागर जी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, तो वही तो वो सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी है ना, तो आप उनके बारे में बताइए सर, उनकी क्या नीतियां रही। जैसा कि उन्होंने कहा कि आप पेट्रोल डीजल के बारे में बात कर लीजिए, कच्चे तेल के बारे में बात कर लीजिए, रोजगार के बारे में बात कर लीजिए, बांग्लादेश मुक्ति के आंदोलन में जब वो जेल में गए तो उसके बारे में उन्होंने सवाल पूछा। विपक्ष का काम है सर सवाल पूछना, और माफ कीजिएगा मीडिया का भी काम है, हम तो आपसे ही सवाल पूछेंगे, तो अब उनका जवाब दीजिए सर। टेलीग्राम अखबार की रिपोर्ट के बारे में भी जवाब दे दीजिए। उसने ठीक है सर, उनको जवाब देने दीजिए, बताइए। देखिए, मैं आपके डिबेट पे, आपके चैनल पे, आपके साथ जो विषय आज चल रहे हैं 10-20 बार उससे भी बैठ चुका हूँ मैं। अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं, अगर अपनी विचारधारा बांग्लादेश से बताइए। देखिए, ये प्रधानमंत्री मौन नहीं है मनमोहन सिंह जी की तरह, जो खामोशी से बदतमीज रहेंगे राहुल गांधी जी की, सोनिया जी की। इनका नाम है नरेंद्र भाई मोदी। इन्हें बोलना आता है और समझाना भी हिंदी में आता है, जैसे कांग्रेस को समझा रखा है सारे जमानत पे। बोलो, आप कितने दूध के धुले हैं, आपको तो ये नहीं पता आप हैं कहाँ के। झूठ बोलो, अपने पैदाइश की धरती तो बता दो कौन सी है। झूठ बोलो। सही बात है, राफेल तो झूठ है, कोरोना वैक्सीन जो है वो भी झूठ है। कहता रहा हूँ, कोरोना वैक्सीन भी झूठ है, राफेल भी झूठ है, चाइना में जो एक साले शहीद हुए वो भी झूठ है। सच्चे तो आप ही है ना, सच्चे तो आप हैं। कहता रहा हूँ, कितने दूध के धुले हैं आप कि पीछे में जमानत पे है 420 में। अरे सुनो तो सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, बौखलाइए मत, सुनिए, ध्यान से सुनिए। आप बड़े सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। सर लिसन सर, लिसन प्लीज पानी पीजिए, सुनिए, जवाब पानी दीजिए। पीजिए, अच्छे रहेंगे। हाँ जवाब दीजिए, मुद्दों पे जवाब दीजिए। राफेल पे मत जाइए, बोफोर्स पे मत जाइए, वर्तमान पे आइए। आप तो जिम्मेदार वर्तमान तो ये है, वर्तमान तो ये है। मैं चलिए वर्तमान पे, तो वर्तमान तो ये है, जो भविष्य की जो नैया थी ना कांग्रेस की, जो आधी डूब गई और आधी रह गई है, राहुल जी पूरा कर देंगे इसको पहले की। देखिए, और यही वर्तमान की बात। देखिए, जो आपने इतना बौखलाया ना, जो जितने आप बौखलाए, आपकी प्राइवेटीकरण को आप इतना झूठ बोलते हैं कि लाल किला बेच दिया, इंडिया गेट बेच दिया, फलाना बेच दिया। राहुल गांधी को तो नहीं बेचा, सोनिया जी को तो नहीं बेचा। आपको पता है ना कि जो ऐतिहासिक चीजें होती है, वो जो बड़ी कंपनियां होती है, इन्हें टेक ओवर क्यों दी जाती है। आप गुमराह ना कीजा करें, किसी को फराना करो आप देश की जनता को। आप कभी अच्छा नहीं सोच सकते। आप सुनिए, राहुल जी फिर पीछे बोले आप। सर मेरी आपकी तरह देखिए, आप हैं, जितने आपके प्रवक्ता हैं बड़ी गंदी आदत है पीछे बोलने की, जहाँ आपकी सुनने की होती है। मेरे भाई, हम बता रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं ना, आपको सब सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। पूरा देश सड़कों पर है, 50 लाख बैंक कर्मी सड़कों पे है कि निजीकरण मत करिए, बीमा कर्मी सड़कों पे निजीकरण मत करिए, और आप यहाँ बैठकर बिना वजह ध्यान सुन लीजिए बैंकों में। पहले आपने ये तोबत क्यों आई आपने इस तरह? अरे प्राइवेटों में क्या हालात, राहुल जी को क्यों मीटिंग करी? राहुल जी ने नीरव मोदी से बताओ, भारत का नाम सपोर्ट करिए, आपने बताया कब कराने जा रहे हैं? बैंक घोटाला के जितने भी माफिया हैं आपकी सरकार के भागे हुए, और प्रचार भारतीय जनता पार्टी। सुनिए सर, नीरव मोदी आपका आदमी है। राहुल जी के ताज होटल में कौन करता है 2008 में मीटिंग? बताइए, 2016 मीटिंग कौन करता है? कौन बताएगा नीरव मोदी की? पूरी मीडिया ने वीडियो दिखाई राहुल जी मीटिंग की, आप बताएंगे सम्मेलन में राहुल जी क्यों झूठ बोलते हैं? प्रधानमंत्री जी के गेस्ट कौन थे, वो फोटो सबको पता है। कहाँ आपको ये नहीं पता? अनजान आदमी,
मिस्टर अनजान आदमी, आपको ये नहीं पता जब विदेश डेलीगेशन जाता है तो व्यापारी सब लोग जाते हैं, सबको आप पता है, बहुत लंबे टाइम रहे हैं कि आपको नहीं पता छठ के भेजा जाता है, डेली मीटिंग पूरी सेट होती है, सबको इकट्ठा किया अनिल जाता है, अंबानी जाते की हैं, कंपनी आप को झूठ राफेल बोलते में 2 हैं। पार्टिसिपेट किया गया, डिफॉल्ट होने के बाद भी हाल का निजीकरण अब तो ये बता दीजिए नीरव जी वापस क्यों आ रहे हैं? आप ही पोल हाल खुलने को वाली बंद क्यों है, कर दिया? हाल कहते को रहो कि जितने मालिक इंडिया आने वाले हैं, आपकी पोल खुलने वाली है, बेची जा रही है, आपने क्यों नहीं कानून विदेशी नीतियों का कानून आपने क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी को क्यों बनाना पड़ा? अदानी अंबानी चल रहा है जिस लय और सुरताल में आप दोनों बात कर रहे हैं, तर्कपूर्ण बात दोनों तरफ से ही नहीं हो रही है। तो मैं एक आखिरी कमेंट दोनों मेहमानों से ले लेती हूँ क्योंकि समय की भी कमी है हमारे पास। पहले प्रदीप जी आपका ही कमेंट ले लेती हूँ। सर मैं अजय जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिएगा। बताइए प्रदीप जी। देखिए कांग्रेस जो है पूरी बौखलाई हुई इस समय सत्ता के अंदर, क्योंकि सत्ता छीनती जा रही है। ये जो विफलताओं के कारण जो भारतीय जनता पार्टी को जो बताने जा रहे हैं ना छोटी छोटी चीजों को, सब चीजों की जड़ ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार, इसको ठीक करने जा रही है। देखिए अगर प्राइवेटीकरण का अगर आप बात करते हैं बैंकों की, आधार ये है, अगर इन्होंने आधार मजबूत किया होता बैंकों का तो ये नौबत ना आती कि बैंकों को मर्ज करना पड़ रहा है। पहली चीज, अब आते हैं कोरोना तो इन्हें वो दिखता नहीं है कि लाखों लोगों को कैसे बचाया पूरे विश्व में, इनको ये दिखता नहीं है। ये राहुल जी को जो प्रेजेंट करना चाहते हैं, देखिए वो अपनी माता के एक विफल बच्चे हैं मगर जबरदस्ती उन्हें शिक्षित बनाने में लगे हैं। कहीं इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या श्री गुलाम नबी आजाद जी की सीख इनके लिए बनती अच्छी लगती नहीं, श्री कपिल सिब्बल जी की सीख जो है ये लेना चाहते नहीं है, ठीक है जी। इन्हें अपने सीनियर लीडरों से सीखना पड़ेगा और खासतौर वर्मा जी को भी तमीज सीखनी पड़ेगी अपने सीनियर लीडरों से, जब डिबेट होती है नेचर चैनल पे किस तरह होती है। मैं तो इतनी छोटी सी बात कहूंगा। बताइए अजय वर्मा जी आपका आखिरी कमेंट सर, और जल्दी से जवाब चाहूंगी सर आपका। देखिए जो असभ्य लोग होते हैं वो सभ्यता की बात करते ही नहीं है कभी, उनको हर आदमी अपना जैसा दिखाई लेता है। जो तमीजदार लोग होते हैं उन्हें तमीजदार, जो बदतमीज होते हैं उन्हें बदतमीज। ये तो देश का है, सच बात मान लीजिए। चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। इस देश को गुलामी से बचाइए। मैं आपके चैनल पे फिर अनुरोध कर रहा हूं, इन्होंने मेरी किसी बात का टेलीग्राफ उस अखबार का जवाब नहीं दिया। वो देश का राष्ट्र संसार का अखबार कहता है कि प्रधानमंत्री सड़क छाप लड़के जैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना इन्होंने कोई मुख्य मुद्दों का जवाब दिया। इनका टारगेट केवल अजय वर्मा और राहुल गांधी के बारे में टीका टिप्पणी करना, उनके खिलाफ अशोभनीय बातें करना, यही काम ये इनकी टीम IT सेल करता है। ये इनके देश के मंत्री प्रधानमंत्री करते हैं। ये देश के हित में ठीक नहीं है। भारत में सरकार आती रहती है, जाती रहती है, सभ्यता यहाँ की जो कायम है वो रहनी चाहिए, और चैनलों पे सभ्यता का, लोकतंत्रीय भाषा का ध्यान रखना चाहिए। हम तो लोगों की बात बता रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं। डिग्री की बात पूछो तो डिग्री और वो यूनिवर्सिटी नहीं बताएंगे। चाय की पूछो तो ये नहीं पता चलेगी कब बेची थी। 1853 में जब पहली रेलगाड़ी चली थी, शायद लोगों को पता नहीं, वहां भी चाय बेची थी माननीय ने। ये तो सब चीजें हैं, झूठ बोलो, झूठ उगाओ, झूठ दिखाओ। लेकिन मेरा अनुरोध ये है आपके इस चैनल पर, कांग्रेस पार्टी का, राहुल जी का, हमारा, देश को महंगाई से बचाओ, भ्रष्टाचार के दलदल से बचाओ, हिंदू मुस्लिम से बचाओ, और स्वस्थ परंपराओं के तहत काम करिए। हार जीत तो होती रहती है, चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मोरल मत खराब करिए, मोरल से मत। ठीक है, बिल्कुल सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की बात इतना डंका बजा के कहती है वो विकास जरूर नजर आए, और आप जिन मुद्दों को लेकर विदेशी प्रतिनिधियों के सामने जाते हैं, हम उम्मीद यही करेंगे कि वो जनता के बीच में जाएं और हमारी देश की जनता समझ सके कि वाकई में देश में क्या चल रहा है। आप दोनों ही मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर सीमा पर स्थित टैकलगुड़ा गांव के पास नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 20 जवानों की शहादत होने की खबर है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, यानी कि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। जिस टेकलगुड़ा गांव में यह मुठभेड़ हुई, शहीद जवानों के शव अभी भी वहीं पर हैं। इस घटना की विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार सुरक्षा बल के अधिकारियों ने मुठभेड़ में अब तक 16 जवानों के ही शहीद होने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि इस शनिवार को हुई मुठभेड़ में पहले 5 जवानों के शहीद होने की ही खबर आई थी। बताया गया था कि नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 21 लापता हैं। आज सुबह से ही लापता जवानों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया था। ANB न्यूज की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। टीम ने देखा कि गांव में नक्सली मौजूद थे और एक महुआ पेड़ के पास 6 जवानों के शव थे। वहीं थोड़ी दूर में 3 जवान और भी मिले और पास में ही मौजूद एक घर के पास एक जवान की देह मिली। ग्रामीणों ने बताया कि आगे और जंगल में करीब अन्य जवानों के भी शव हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों के जवानों के साथ
नक्सलियों की पहली मुठभेड़ गांव के पास पहाड़ी में हुई थी। दूसरी मुठभेड़ घायल जवानों को ले जाते वक्त हुई। नक्सलियों ने घायल जवानों को ले जा रही सुरक्षा बलों की टीम पर फिर से गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जवानों की शहादत को सुनकर इस समय पूरा देश गमगीन है। आपको बताते तमाम नेताओं ने भी इन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। टेकलगुड़ा गांव में ये मुठभेड़ हुई है और अभी भी ये जानकारी मिल रही है कि 20 से ज्यादा जवानों की जो देह है वो वहां पर रखी हुई है। इस घटना की विभत्स तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि ये जानकारी मिल रही है कि सुरक्षा बल के अधिकारियों ने मुठभेड़ में अब तक 16 जवानों के ही शहीद होने की पुष्टि की है, लेकिन ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जब एएनबी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां की जो तस्वीरें थी, जो दृश्य था, वो चौंकाने वाला था। अभी भी जगह जगह कई जवानों के जो शव हैं वो मिले हैं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। पंद्रह सरकारी ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सल हमले में अभी भी सुरक्षा बल के कई जवान लापता हैं। जवानों की तलाश में आज सुबह फिर से सर्च अभियान शुरू किया गया है। इस हमले को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अभी चलेगी क्योंकि ब्रेन वाश्ड लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, उनको माओवादियों ने ब्रेन वाशिंग की है। और जो इंडोक्ट्रिनेटेड ब्रेन वाश्ड होते हैं वो आगे की आगे गांव में चलता रहता है। और जंगल हम काट नहीं सकते, एनवायरनमेंट और बहुत सी दूसरी ज़रूरियात की वजह से जंगलों को तो बढ़ावा दे रहे हैं, काट नहीं सकते। ऐसे हालात में उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है। उन्होंने एम्बुश किया हमारी पार्टीज़ को, सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी हैं, और ऐसे एम्बुशेस चलते रहेंगे। उन एरियाज में डेवलपमेंट में सरकार लगी हुई है। साथ में हमें पूरा क्यूरिकुलम चेंज करना पड़ेगा। जो ये हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड क्यूरिकुलम यानी कि सिलेबस है, उसको राष्ट्रवादी बनाना पड़ेगा। अब तो शुरू में जो कांग्रेस हुकूमत में सिलेबस बनाया उसमें राष्ट्रवाद का जज्बा कम और साम्यवाद और समाजवाद। अब तो साम्यवाद और समाजवाद रशिया से ही ख़त्म हो गया, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से ख़त्म हो गया। चाइना ने भी अपने आप को टोटली तब्दील कर लिया मिक्स्ड इकॉनमी में। मगर हम उस मिराज के पीछे हमारे नक्सली अभी तक दौड़ रहे हैं, जो नाकामयाब रहेंगे। और हमारा देश का यहाँ भी बहुत बड़ी पॉपुलेशन से जो है मुकाबला है साम्यवादियों का, वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। मगर ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। लेकिन कंट्रोल कैसे होगा सर? जवाब कैसे दिए जाएंगे? कब तक? मैंने कहा कि उनकी ब्रेन वॉशिंग, उनकी डी इंडोक्ट्रिनेशन किया जाए। एक एरियाज को अप्रोचेबल बनाया जाए, वहाँ विद्या पहुँचे, वहाँ प्रोग्रेस पहुँचे, वहाँ मेडिकल फैसिलिटीज पहुँचे। और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए more helicopters, more communication equipments, more protection equipments, better training। और उन इलाकों में और स्कूल एंड कॉलेजेस खोले जाएं, यानी उनकी जो ब्रेन वॉशिंग हुई है उसको प्रोग्रेस की तरफ मोड़ा जाए, जैसे चाइना ने अपना कम्युनिज्म मॉडिफाई कर लिया। क्या आपको लगता है ऐसा सर कि जिस राज्य में बड़ी मजबूरी, उन शहीदों को शत नमन करता हूं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जान कुर्बानी दी है। दुर्भाग्यजनक विषय यही है जिस समय
जवानों ने देश को सुरक्षा देने के लिए अपना जीवन गंवा रहे हैं, उसी समय केवल पावर गेम में बिजी होकर के केवल क्षमता हस्तांतर करने के लिए वहाँ के जो मुख्यमंत्री बघेल साहब आसाम में चुनाव प्रसार के लिए घूम रहा है, ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है। मैं आसाम वासियों की ओर से उन जवानों को श्रद्धांजलि देता हूँ और बघेल साहब का ये जो घृणनीय जो राजनीति, उनका जो पासा खेल है, ये खेल को हम बहुत तीव्र हम निंदा करते हैं। और बघेल साहब आप समझ जाओ भाई, आप थोड़ा सा देश के प्रति, खाली केवल पावर के प्रति नहीं, देश के प्रति भी कुछ उनके पास मुख्यमंत्री होने के नाते कुछ जिम्मेदारी रहता है, वो जिम्मेदारी भी निभाओ। आसाम के लोग जानता है किसको वोट देना, किसको वोट नहीं देना, तो आसाम के लोगों का भाग्य आसाम के लोगों के ऊपर छोड़ दो। आप जो आकर के आज 1.5 महीने से 2 महीने से सरकारी सब कामों को लेकर के उनका और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर हमसे आपको रूबरू करवा देते हैं, जो कि उज्जैन से आ रही है। घास मंडी स्थित पाटिल अस्पताल में आग लगने का ये मामला है। आग लगी है अस्पताल में। बताया जा रहा है कि अस्पताल की जो दूसरी मंजिल है, 2nd फ्लोर है, वहां पर ये आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आग में 3 मरीजों के जलने की भी खबर इस समय मिल रही है। कई मरीजों को हालांकि सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज पर मध्य प्रदेश के उज्जैन से आ रही है। एक अस्पताल में आग लगी है। अस्पताल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पाटिल अस्पताल की ये जानकारी। पुलिस और दमकल की गाड़ियां इस समय मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जो अस्पताल है उसकी दूसरी मंजिल पर यह आग लगी है। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर। घास मंडी स्थित पाटिल अस्पताल में आग लगी है। अस्पताल के 2nd फ्लोर पर आगजनी की ये घटना हुई है। बताया जा रहा है कि कई मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 3 मरीजों के जलने की भी खबर है। सुरक्षा बल वहां पर फिलहाल तैनात किए गए हैं ताकि किसी तरह की अफरा तफरी ना मचे। इसके अलावा दमकल की जो गाड़ियां हैं वो भी इस समय मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। अस्पताल में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। और हमारे संवाददाता विजेंद्र यादव इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। विजेंद्र, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। घास मंडी स्थित पाटिल अस्पताल में आग लगी है। जी पल्लवी, यहाँ पे 11:30-12 बजे दरमियान हॉस्पिटल है, पाटिल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर भी है, जहाँ पे कोई जो आइसोलेशन वार्ड होता है, उस आइसोलेशन वार्ड में आग लगी थी, जिसमें 8 पेशेंट भर्ती थे, जिसमें 4 को पास हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसमें से 3 लोग अभी सुरक्षित हैं और एक की थोड़ी हालत गंभीर बताई जा रही है। और हमने जो जानकारी यहाँ निकलना चाहिए उससे हमें ये जानकारी लगी है कि यहाँ पर जो आग लगी थी वो शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है, लेकिन अभी ये जांच का विषय बना हुआ है कि आग किन चीजों से लगी थी। दूसरी ओर आपको हम बता दें यहाँ पर कि जब आग लगी थी तो यहाँ पर जो कर्मचारी का काम कर रहे थे। ठीक है, बिल्कुल विजेंद्र, हम लगातार आपसे इस मसले पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। एक ਲੱਖ 36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से बीजापुर में नक्सली जो थे उनके साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और अब तक 20 जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। हालांकि ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस मसले पर चर्चा करने के लिए प्रफुल्ल बख्शी जी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं प्रफुल्ल बख्शी जी। सर, स्वागत करती हूँ आपका ANB न्यूज पर। सीधा सा सवाल है बख्शी साहब, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह का नक्सली हमला हुआ हो और हमारे जवान शहीद हुए हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर समस्या कहां आ रही है? क्या हमारे सुरक्षा बल के जवानों की ट्रेनिंग अच्छी नहीं है कि वो आत्मरक्षा कर सकें? क्या हमारे पास ऐसे वेपन नहीं है कि नक्सलियों को हम मार सकें और खुद को बचा सकें? समस्या आप क्या समझ रहे हैं कि ये घटनाएं बार बार हो रही हैं? देखिए पल्लवी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। घटनाएं बार बार हो रही हैं और पिछले 18 साल से हो रही हैं। ये कोई अब से कल परसों की घटना नहीं है जी। और सबसे पहली बात है, हम अपने मृतकों, अपने जो शहीद हुए हैं
उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं और उनके परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति है। पर हमारे को दंतेवाड़ा का इंसिडेंट याद है, उसके पहले के इंसिडेंट याद है, उसके बाद के इंसिडेंट याद है। आपने ठीक कहा, कहां पे कमी रह गई है? कमियों की कमी नहीं है। अगर आप अभी सीआरपीएफ पर्सनल को बैठा के अपने टीवी पे बैठा के उसे पूछें और कहो सच बोले तो आपको सब सच बता देगा। मैं आपको बताता हूं, सबसे बड़ी बात है कि जब हमने अपने सीआरपीएफ के पर्सनल को लगाया है, क्या हमने असरटेन किया है कि उनका ट्रेनिंग पूरी है? कैसे उनकी लीडरशिप कौन सी है? क्या उनके आईपीएस ऑफिसर भाग लेते हैं इसमें? क्या उनकी ट्रेनिंग पूरी है? ये बात सारी अभी हर बार हम बोल रहे हैं, कब से कितने सालों से बोल रहे हैं। ये रोजगार योजना नहीं है पैरामिलिट्री फोर्स की सबको नौकरियां देनी है तो इसके लिए सबको प्रमोशनें देनी है, इसलिए इसमें लगाया जाए। सीआरपीएफ के लोग कोर्ट में गए हुए हैं, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस कोर्ट में गई हैं आईपीएस ऑफिसर्स के खिलाफ, क्योंकि उनकी लीडरशिप में कमी है, उनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है। जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि इनकी ट्रेनिंग जंगल वॉरफेयर की है कि नहीं जी, अगर प्रॉब्लम है तो उनको आर्मी के साथ अटैच करवाइए और आर्मी के कमांडर को कहिए कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको ट्रेनिंग देने की। यह आर्मी की ड्यूटी है कि अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ में रखें और इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि यह होम मिनिस्ट्री है, यह डिफेंस मिनिस्ट्री है, यह देश की रक्षा के लिए है। और सबसे बड़ी समस्या हमारे को भारत के रेड कॉरिडोर में है, जो कि साउथ ऑफ नेपाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक कॉरिडोर फैला हुआ है और यहां पे ये माओवादी ये दिन रात कर रहे हैं। देखिए रॉकेट लॉन्चर्स, मोटर्स, मशीन गन्स, उनके पास सारे के सारे वेपन्स हैं। अब हमारा मॉडर्नाइजेशन आ गई है, आप उनकी इंटेलिजेंस को तगड़ा करिए। उनको हमारी एक्सरसाइज चल रही थी, कोबरा यूनिट्स और एसटीएफ यूनिट्स एक्सरसाइज कर रही हैं और एक्सरसाइज के दौरान ये हुआ है। इसका मतलब है कि हमारी एक्सरसाइज में जो इंटेलिजेंस रेंज है वो भी नहीं थी। कैसी इंटेलिजेंस हो सकती है कि हमारे 22 से ज्यादा तो अभी आपने गिनती कर दी है और इतने ज्यादा शहीद हो रहे हैं। मतलब कि हो क्या रहा था, इसकी तो नेशनल लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और व्हाइट पेपर लिखा जाना चाहिए। ये तो दंतेवाड़ा के बाद होना जाना चाहिए था, जो हमने बोला था आपके चैनल्स पे। पर क्या करें, लोकल पॉलिटिशियंस या लोकल पॉलिटिक्स इनको बचा रही है माओवादियों को। माओवादी तो लोकल इलेक्शंस करवाते हैं, उनको तो उतनी ताकत है उनमें, उनकी गवर्नमेंट की रूल्स नहीं चल रहे वहां पर। पॉलिटिकल सपोर्ट यहाँ पर इन्हें मिल रहा है सर, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जब आप आतंकवादियों के बारे में बात करते हैं तो कह देते हैं कि पाकिस्तान इन्हें संरक्षण दे रहा है। नक्सलियों को संरक्षण कौन दे रहा है? जैसा कि आपने भी जानकारी दी, इतने उनके पास वेपन है, ये वेपन आते कहां से उनके पास? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं। आपको याद है पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप हुआ था जी? पुरुलिया में एक एयरक्राफ्ट जो 6 बार आ चुका था, फिर वो 7वीं बार पकड़ा गया। वो रॉकेट लॉन्चर्स, मेन वेपन सिस्टम्स, मोटर्स सप्लाई करता था। और पुरुलिया कितनी दूर है, बिहार के आगे पुरुलिया है। वो सारा का सारा एरिया कब से चल रहा है? ये 1995 की बात कर रहा हूं, अभी तक वो चल रहा है। और हमारी गवर्नमेंट ने ये कहने के क्या है कि टालने की कोशिश करी, अरे ये तो वो है जो वो नर कपालिक वो जो डांस करते हैं, पता नहीं कौन से वो सिर की हड्डियां लेकर जो नाचते हैं, तो ये वो लोग हैं। मतलब अपने देश के लोगों को के आंख में धूल झोंकने की कोशिश करी गई है। ये बहुत सीरियस मामला है और हमारे सीआरपीएफ के जवान बहुत उम्दा किस्म के जवान हैं। एक बहादुरी में किसी से कम नहीं है, पर उनको लीडरशिप ठीक मिलनी चाहिए, उनको ऑफिसर कार्डर उनका ठीक होना चाहिए। जो नॉर्मल सीआरपीएफ का ऑफिसर होता है उसके इंचार्ज, उनको टोटल इंचार्ज देना चाहिए, तब आपकी बात बनेगी। और ये बात नहीं हो रही। आप अभी डीजीपीएस सीआरपीएफ को लेके बिठाइए और पूछिए क्या हुआ, फिर देखते क्या जवाब देता है। बिल्कुल, ये साहब हंसी मजाक का खेल नहीं है जो हम लोग ऐसे आंकड़े देते हैं, जैसे कि कोई सब्जी के भाव में डिस्कस कर रहे हो मंडी के।
हमारे इतने शहीद हो रहे हैं, इतनी विधवाएं बन रही हैं, इतने बच्चे अनाथ हो रहे हैं, ये मजाक नहीं हो रहा। लग तो सर ऐसा ही रहा है कि देश में रक्षा के नाम पर मजाक ही हो रहा है। जब गलवान घाटी में सैनिक शहीद होते हैं तो इस तरीके से शोर मचाया जाता है विपक्ष के द्वारा कि इनसे ज्यादा दुखी कोई है ही नहीं। अब आज जब छत्तीसगढ़ में यह हुआ तो किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा, सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि रक्षा का मुद्दा या तो सिर्फ राजनीति के लिए है और या फिर मजाक समझ रखा है। इनके मुंह में दही जम जाता है जब रक्षा की बात होती है। पॉलिटिक्स की बात करिए साहब, इनका तो इनकी रोजी रोटी पॉलिटिक्स में चलती है। ये देश की रक्षा की बात थोड़ी हो रही है। आपने खोखला कर दिया है। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इनके अंडर में है, उससे भी ज्यादा। आप बताइए, ये नॉन इंटरनेशनल आर्म कॉन्फ्लिक्ट का डेफिनेशन आती है। इसमें तो यूनाइटेड नेशंस इंटरवीन करने लग जाएगी अगर हम ध्यान ना दें तो ये हमारा इंटरनल मामले को हमें ताकतवर बनाना पड़ेगा। हमको प्रॉपर और इंक्वायरी के बाद में सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को आपको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर रखना है। ये होम मिनिस्ट्री से जब तक निकलेंगे नहीं तब तक ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए इस समय डायरेक्टली इनको और हर एक पैरामिलिट्री सीआरपीएफ की बटालियन है और जिनको ट्रेनिंग की जरूरत है आर्मी यूनिट के साथ अटैच करवाइए, आर्मी बटालियन के साथ 2 साल के लिए, और उन आर्मी वालों को लड़ने दीजिए, उनको बुलाइए। फिर हमारे हेलीकॉप्टर्स की बात आती है। एक टाइम था हमारे एयर चीफ ने जरूर मना किया था कि हम अटैक हेलीकॉप्टर नहीं लगाएंगे, गवर्नमेंट मांगती थी क्योंकि सिविलियंस का हलाक होता है। पर हमारे पास यूएवीज हैं, ड्रोन्स हैं, हम ड्रोन से उनको पता का लगा सकते किधर से आ रहे हैं कहां। और आर्म्ड अटैक अगर ड्रोन आर्म ड्रोन्स लगाओ, नो प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सर, आपने इतने समाधान बता दिए, लेकिन ये लोग समाधान पर जाना चाहें तब बात बनेगी ना। वो समाधान तो देखते ही नहीं है और ऐसा लग रहा है कि नक्सली हमले या फिर जो नक्सलवाद है इस समस्या की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। और मेरा सवाल आपसे यही होगा सर, आप आने वाले समय में और कितना देख रहे हैं कि नक्सलवाद की ये समस्या हमारे देश में ऐसे ही चलती रहेगी? आपको लग रहा है हाल फिलहाल में इसका कोई समाधान मिलेगा? एग्जैक्टली यही सवाल दंतेवाड़ा के बाद पूछा गया था जी, और हमने कहा था अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। हालांकि हमें कहते हुए शर्म आती है, पर यह सच्चाई है। अब आप बताइए हम क्या कह सकते हैं? जब तक इसके ऊपर व्हाइट पेपर नहीं लिखा जाएगा, नेशनल डिबेट होगी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। उनके वेपन सिस्टम्स की लिस्ट बनाइए, कौन कौन से वेपन है उनके, किस किस की ट्रेनिंग है, और डायरेक्ट डीजी से पूछिए क्या डीजी की ट्रेनिंग है, उसके एडीजी की ट्रेनिंग है, उनके आईजीज की ट्रेनिंग है, काय की ट्रेनिंग है, उनके जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग नहीं है तो कैसे इंचार्ज बने। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ कमियों की कमी नहीं है, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और ये भी दिख रहा है कि सुरक्षा बलों से ज्यादा तो इन नक्सलियों को ट्रेनिंग बेहतर दी जाती है। खैर सर, हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जितने समाधान आपने बताए हैं कि सरकार के कानों में जू रहेंगे और इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाए। फिलहाल आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि बीजापुर में जिस तरीके से नक्सली ये पूरा हमला हुआ है उसने सभी को हैरान कर दिया है। पूरा देश इस समय स्तब्ध है कि आखिर इतना बड़ा हमला हो गया और किसी को कानों कान तक खबर नहीं, आखिर हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। इतनी बड़ी संख्या में यहां नक्सली पहुंचे और इस तरीके से हमारे जवानों को घायल किया गया, हमारे जवान शहीद हो गए। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि इस पर प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, सरकार क्या कुछ करती है और इस पूरे मसले में नई बातें क्या कुछ निकलकर सामने आती हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।